हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा है बायोलॉजी के हम पूरी किताब के जितने भी BBIMP अंतर हैं उन सब को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पूरी किताब के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यानी कि अंतर, ठीक है, उसको इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी का पेपर 23 फरवरी को है। ठीक है, तो 23 फरवरी से पहले आपको मैं जितना भी टॉपिक बताऊंगा, जैसे अंतर हो गए, परिभाषा हो गए, टिप्पणियाँ हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ये सब क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको तैयार करते चलना है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आपको तैयार करेंगे तो आपका जो है सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, यदि आप कहेंगे इसी में हम एक ही साथ सब तैयार कर लें तो एक साथ नहीं तैयार होता। ठीक है, इसको अलग अलग तोड़कर हमको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा BBIMP अंतर है वो है भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। ठीक है, तो भ्रूणपोष और भ्रूणकोश होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो उत्तर में लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे भ्रूणकोश, एक तरफ लिखेंगे भ्रूणपोष। ठीक है, इस तरह आपको एक तरफ लिख लेना है। उसके बाद भ्रूण कोश में एक तरफ लिखेंगे पहला, यह अगुणित होता है यानी कि यन भर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अगुणित होता है। और ये भ्रूण पोष क्या होता है, ये त्रिगुणित होता है, 3x होता है, 3n होता है। ठीक है, 3 गुना होता है। ठीक है, त्रिगुणित होता है। दूसरा है, इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। किसका, जो भ्रूण कोश है इसमें जो है इसका विकास कहाँ होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। लेकिन भ्रूणपोष में क्या होता है, इसका विकास प्राथमिक कोशिका से होता है। किसके, प्राथमिक कोशिका से। ठीक है, ये आपको दो लिखना है। तीसरा आपको लिखना है, यह भ्रूण के विकास में सहायक है। कौन, जो भ्रूणकोश है यह भ्रूण के विकास के लिए सहायक होता है। लेकिन यहाँ पर भ्रूणकोश क्या है, यह भ्रूण के पोषक में सहायक है। ठीक है, ये है। ठीक, तीसरा नहीं, चौथा आप लिखिए, अब इसमें भोजन संचित नहीं होता है। किसमें, भ्रूणकोश में भोजन संचित नहीं होता है यानी रुकता नहीं है। ठीक है, इसमें भोजन संचित होता है किसमें, भ्रूणपोष में। ठीक, तो ये पहला अंतर था जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको आप सभी तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरा नंबर। तो दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। BIMP है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो एक तरफ स्वपरागण, एक तरफ परपरागण। तो इसमें पहला लिखेंगे, यह एक ही पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है। ठीक है, ये एक ही पुष्प में होता है लेकिन उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है। ठीक है, एक ही पौधा रहेगा। ठीक है, उसी के दूसरा पुष्प जो है उसमें रहेगा। ठीक है, लेकिन एक ही पौधा रहेगा। ठीक है, और उसमें कई फूल रहते हैं। ठीक, कई पुष्प रहते हैं, तो यही उसी पौधे में दूसरे पुष्प में होता है क्या, जो स्वपरागण होता है। ठीक है, और परपरागण क्या है, यह एक ही जात के दो पुष्पों के बीच में होता है। ठीक है, एक ही जात के रहेंगे लेकिन दो पुष्पों के बीच में होता है क्या, जो ये परपरागण है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा नंबर, इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते। क्या, जो स्वपरागण है इसमें जो पुष्प होते हैं वह रंगीन यानी कि कलर में नहीं होते हैं। ठीक है, और सुगंधित नहीं होते। ठीक है, और देखिए इसमें दूसरा क्या है, परपरागण में इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। किसमें, परपरागण जो पुष्प होते हैं ये सुगंधित भी होते हैं और कलरफुल भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें जो है तीसरा नंबर, इसमें पुष्प प्रायः द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, जो स्वपरागण है इसमें जो पुष्प होते हैं प्रायः क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें देखिए जो इसमें पुष्प हैं ये प्राय एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी व दो लिंगी दोनों होते हैं। ठीक है, किसमें, जो आपका ये परपरागण है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको आप सभी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा नंबर। तीसरा नंबर भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या है, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। ठीक है, शुक्राणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन। ठीक है, तो एक तरफ शुक्राणु जनन, एक तरफ अंडाणु जनन। इसमें पहला लिखेंगे, यह प्रक्रिया वृषण में होती है। क्या, जो शुक्राणु जनन है कहाँ पर होती है, वृषण में होती है।
ठीक है। अंडाणु जनन क्या है, यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है, ठीक है। जो अंडाणु जनन है इसकी प्रक्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। शुक्राणु जनन में दूसरा लिखेंगे, इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है, ठीक है। जो इसकी वृद्धि अवस्था है वह छोटी होती है यानी कम होती है, ठीक है। इसमें जो है वृद्धि अवस्था बहुत लंबी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है इसकी वृद्धि अवस्था, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें लिखेंगे शुक्राणु जनन में, इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते, ठीक है। जो शुक्राणु जनन है इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते, इसमें ध्रुवीय काय क्या होते हैं, बनते हैं, किसमें, जो अंडाणु जनन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा तीसरा नंबर था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आप सभी तैयार कर लीजिएगा। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा नंबर है आपका वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर लिखिए, ठीक है। तो वंशागत लक्षण एक तरफ और एक तरफ उपार्जित लक्षण। तो वंशागत लक्षण में पहला लिखेंगे, ये लक्षण जीन में परिवर्तन के कारण होते, ठीक है। जो वंशागत लक्षण है इसमें जीन होता है, उसके परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये वंशागत लक्षण होता है, ठीक है। और ये लक्षण जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके कारण होता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर इसमें लिखेंगे, लैमार्क तथा डार्विन भी इनके विषय में नहीं जानते थे। जो वंशागत लक्षण है इसके विषय में जो लैमार्क और डार्विन थे इसके विषय में वो कुछ नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन ये उपार्जित लक्षण जो है लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षण नाम दिया, ठीक है। जब उन्हें पता चला उपार्जित लक्षण क्या होते हैं तो उन्होंने इसका नाम क्या किया, उपार्जित लक्षण नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो आगे तीसरा लिखेंगे, ये वंशागत होते हैं, ठीक है। ये यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, ये वंशागत नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि माता से पिता से जो है बच्चे में इसमें नहीं जाता, उपार्जित इसमें जाता है, ठीक है। पांचवा नंबर है आपका सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, ठीक है। तो सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। सहज प्रतिरक्षा एक तरफ, इसमें पहला लिखेंगे, यह प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होती है, ठीक है। जो सहज प्रतिरक्षा ये जन्म से ही मौजूद होती है, जैसे बाल हो गए, ठीक है, नाखून हो गए, ये सब क्या हैं, सहज प्रतिरक्षा है। उपार्जित लक्षण क्या है, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद मौजूद होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या होती है, जन्म के बाद ही मौजूद होती है। दूसरा नंबर, यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है, ठीक है। यह शरीर की क्या है, सामान्य प्रतिरक्षा है। दूसरा इसमें उपार्जित लक्षण में, यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा है, क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरक्षा। तीसरा इसमें लिखेंगे, यह स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। जो सहज प्रतिरक्षा हैं यह स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा में लिखेंगे, यह स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। ये पांचवा नंबर आपका है, तो ये है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर है आपका डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। बीआईएमपी है, ठीक है। एक तरफ डीएनए और आरएनए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। इसको बिल्कुल इसकी मत कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने भी हैं आपके पूछे गए कई बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला है, ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। जो डीएनए है कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, बीच में, ठीक है। आरएनए कहाँ पाया था, ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य पाया, जो कोशिका द्रव्य है उसमें पाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये डीएनए में दूसरा लिखेंगे, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, ठीक है, इसमें डीएनए में, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक श्रृंखला है, ठीक है। अब यहाँ से एक श्रृंखला मैंने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये क्या है, 2 श्रृंखलाएं हैं आपस में, क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये है। तो ये होता है, इसकी संरचना क्या होती है, एकल सूत्र, यानी ये केवल एक होती है, ठीक है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तीसरा नंबर है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, किसमें, जो डीएनए है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। लेकिन आरएनए में क्या है, इसमें राइबोज शर्करा होती है, किसमें, आरएनए में राइबोज प्रकार की शर्करा होती है। तीसरा नंबर लिखेंगे, चौथा नंबर, इसमें थायमिन क्षार पाया जाता है, किसमें, जो डीएनए है इसमें थायमिन क्षार पाया जाता है। लेकिन इसमें आरएनए में क्या था, इसमें यूरेसिल क्षार पाया था, ठीक है, यूरेसिल क्षार है। तो ये छठा नंबर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारा आता है 7वां नंबर जो है इम्पोर्टेंट। तो 7वां नंबर आपका जो इम्पोर्टेंट है, अंतर प्लाज्मिड डीएनए तथा गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, गुणसूत्रीय डीएनए क्या होता है। तो देखिए पहला है, ये आकार में छोटा होता है, ठीक है। जो प्लाज्मिड डीएनए है ये आकार में क्या होता है, छोटा होता है। गुणसूत्रीय डीएनए ये आकार में बड़ा होता है, क्या, जो गुणसूत्रीय डीएनए है ये आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। प्लाज्मिड दूसरा लिखेंगे,
संख्या में 1 से लेकर 100 या उससे अधिक होते हैं, ठीक है। जो संख्या इसकी होती है प्लाज्मिक डीएनए की वो 100 से अधिक होती है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक होती है और उससे भी अधिक हुई होती है। गुणसूत्रीय डीएनए में क्या होता है, संख्या में केवल ही एक ही होता है, ठीक है, जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है। देखिए तीसरा लिखेंगे, इन्हें वाहक के रूप में काम लिया जाता है, ठीक है। इन्हें वाहक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। देखिए, और इन्हें वाहक के रूप में काम में नहीं लिया जाता। जो गुणसूत्रीय है डीएनए इसको काम में नहीं लिया जाता, इसको काम में लिया जाता, ठीक है। चौथा नंबर इसमें लिखेंगे, जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं होता, ठीक है। जीवित रहने के लिए प्लाज्मिक डीएनए की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें देखिए गुणसूत्रीय जो डीएनए है इसमें जो है जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरी होती है, ठीक है। ये ज़रूरत होता है इसका गुणसूत्रीय डीएनए का, ठीक है। तो ये प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर था। तो ये था 7वां नंबर। एक और है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप टोटल 8 जो है अंतर हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो आपका 8वां नंबर है, उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर लिखिए। तो उत्पादक लिखेंगे एक तरफ उपभोक्ता, ठीक है। तो इसमें पहले लिखेंगे, ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। जो भौतिक पर्यावरण है उससे अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं उत्पादक में। उपभोक्ता क्या होते हैं, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। उत्पादक क्या होता है, ये स्वपोषी जीव होते हैं, ठीक है। जो उत्पादक है ये स्वपोषी जीव होते हैं, और उपभोक्ता क्या है, ये परपोषी जीव। परपोषी जीव क्या होते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तीसरा इसमें लिखेंगे, ये एक ही प्रकार के होते हैं। जो उत्पादक है ये केवल एक ही प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। कौन, जो आपका उपभोक्ता है, ये कई प्रकार के होते हैं। चौथा इसमें लिखेंगे, इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, उत्पादक में, लेकिन इसमें जो है चौथा नंबर में इसमें होगा उपभोक्ता में, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। इन्हें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें होती है उत्पादक में, लेकिन यहाँ पर जो है उपभोक्ता है इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये था टोटल आपका 8 इम्पोर्टेंट अंतर, ठीक है, जो कि मैंने आप सभी को बताया। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट। इन सबको आपको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। तो आज से ही तैयारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो ये था टोटल आपको 8 है अंतर जो कि मैंने बताया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो है शेयर अपने दोस्तों को भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।